नेक्स्ट आ जाता है इसमें मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग आपको बताया था, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें ट्रेनिंग क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर काम में किसी एम्प्लॉय को परफेक्ट बना देना ट्रेनिंग होती है। और डेवलपमेंट वो ओवरऑल सभी एरियाज में वो क्या है, एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, और जितना अपर लेवल होता है उस पर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, लोअर लेवल पर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसे अब ये बताया इसने कि एक श्रमिक को मशीनों को चलाने की जब जानकारी दी जाती है तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है उसको। और एक पर्यवेक्षक को अधीनस्थों से काम लेने, उनको आदेश निर्देश देने आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो अपर लेवल पे क्या किया जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ट्रेनिंग की नीड तो सब जगह पर है, चाहे वो अपर लेवल है चाहे लोअर लेवल है। ये है कि भी जो अपर लेवल होता है वहां पर हर एरिया में वो ट्रेंड होते हैं, मैनेजर जो होते हैं वो हर एरिया में क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो डेवलपमेंट कहलाती है। अब कौन कौन से मेथड है एम्प्लॉइज को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस प्रकार से दी जाती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब काम करते हुए प्रशिक्षण देना, और दूसरा क्या हो गया, कार्य से परे प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब, यानी कि काम पर नहीं, अलग से प्रशिक्षण देना, उनको अलग से ट्रेंड करना। फर्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कह रहा भाई किसी भी कार्य पर प्रशिक्षण विधि में जो ये जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है उनको मशीन या कोई वर्कशॉप या लेबोरेटरी में किसी विशेष काम को करने के लिए कहा जाता है, और उनको एक अनुभवी कर्मचारी या विशेष पर्यवेक्षक द्वारा औजारों का प्रयोग करने एवं मशीनों को चलाने की विधि सिखाई जाती है। तो कोई भी मशीन पे डायरेक्ट काम करवा के, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, यानी काम चल रहा है और एम्प्लॉय सीख भी रहा है, काम भी हो रहा है और सीख भी रहा है, तो मशीन के ऊपर उससे काम करवाया जा रहा है, या किसी वर्कशॉप या लैब में उनको उन मशीनों को कैसे चलाना है, उनके औजार या उनका मशीनों का कैसे प्रयोग करना है, इसकी विधि उनको सिखाई जाती है। तो जो ट्रेनी होते हैं वे काम सीखते भी हैं और प्रोडक्शन, मैंने भी बताया आपको कि काम भी हो रहा है और ट्रेनिंग भी चल रही है, दोनों चीजें साथ साथ है, इसीलिए इसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। अब पर्यवेक्षक जो है यानी सुपरवाइजर जो है वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके कार्य का वो ऑब्जर्वेशन करेगा, निरीक्षण करता रहता है, कोई भी कमी उसको लगती है वो साथ साथ बता देता है कि हाँ ये आप ये काम गलत कर रहे हो, और एम्प्लॉय क्या करता है, उस काम को तुरंत क्या कर लेता है, सुधार कर लेता है। तो धीरे धीरे वो उस काम में उसकी गलतियां कम होने लग जाती है और काम में वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। तो इस विधि की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि जो सुपरवाइजर है, क्योंकि गलतियां कौन बता रहा है, सुपरवाइजर। अब वो सुपरवाइजर अगर बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन है, बहुत एफिशिएंट है और एक्सपर्ट है अपने काम में, तो वो एम्प्लॉय को उसकी गलती सही रूप से बताकर उसको दूर कर सकता है, और उसकी कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट है। अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो एम्प्लॉय की सारी गलतियां दूर करने का प्रयास करेगा, अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो सोचेगा भी मुझे क्या लेना देना, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन का होगा, तो वो उनको इंटरेस्ट नहीं रखेगा, तो एम्प्लॉय इतना बढ़िया ट्रेंड नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से मेथड आ जाते हैं, सबसे पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, दूसरा कोचिंग, तीसरा इंटर्नशिप ट्रेनिंग और चौथा जॉब रोटेशन। तो इसमें कार्य पर प्रशिक्षण की कौन कौन सी ऑन द जॉब कौन कौन सी मेथड है जिनसे ट्रेन किया जाता है एम्प्लॉइज को। फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, सेकंड है कोचिंग, तीसरा इंटर्नशिप ट्रेनिंग और चौथा है जॉब रोटेशन। तो ये सारे मेथड जो हैं हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अच्छा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में काम एक्चुअल में नहीं चल रहा, मतलब उसको एक अलग से जगह दी है एम्प्लॉय को कि आप वहां पर पहले सीख कर आओ, फिर आपको मशीनों पर एक्चुअल में काम करने के लिए लगाया जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑफ द जॉब। कि जो फैक्ट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा है, काम चलने के दौरान ट्रेनिंग नहीं दी जाती, पहले ट्रेंड किया जाएगा अलग से कहीं और उसके बाद उसको काम पर लगाया जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद इसमें मेथड कौन कौन से आ जाते हैं, फर्स्ट क्लासरूम लेक्चर्स, सेकंड है फिल्म, थर्ड है केस स्टडी मेथड और फोर्थ कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम मेथड की क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग के जो हम पढ़ के आए थे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स और कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और जॉब रोटेशन, ये आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड है। तो जो नवसिखुआ कार्यक्रम है या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स है, तो इसमें क्या किया जाता है, इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहाँ किसी काम में
पूर्ण दक्षता यानी कि कंप्लीट प्रोफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। तो इसमें प्रशिक्षण लेने के लिए एक व्यक्ति को निश्चित समय तक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के 2 महीने 3 महीने तक किसी एक्सपर्ट के साथ उसको काम करना पड़ेगा। जैसे कि बिजली का काम हो गया, तो ये जब तक ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सीख लिया और उसके बाद वो व्यक्ति खुद कर सकता है, नहीं, उसको पूरा ही सीखना पड़ेगा। तो बिजली का काम और एक किसी व्यक्ति के अंडर सीखना पड़ेगा, ठीक है, जरा सी भी गलती होगी तो बड़ा रिस्की काम है ये, तो उसको बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा, कंप्लीट परफेक्शन इस काम में चाहिए होती है। अब प्लम्बर का काम हो गया, लोहार का काम है, तो ये सारे जो काम है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो दी ही दी जाती है सीखने वाले को, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ उससे काम करवाया जाता है, जो गलतियां हैं उसको बताया जाता है। तो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। सेकंड है कोचिंग। कोचिंग में क्या है, किसी नए नियुक्त किए गए व्यक्ति को, पहले से नए नियुक्त व्यक्ति को जो अपॉइंट किया है कोई नया पर्सन हमने, तो किसी उसको अनुभवी व्यक्ति के साथ उसका सहयोगी बना दिया जाता है। कुछ समय तक वह वरिष्ठ प्रबंधक की कार्य प्रणाली की को देखता है, उसको समझने का प्रयास करता है, और इसके बाद जो सीनियर मैनेजर है वो उसको क्या है समस्याएं दे देगा, कोई समस्या दे देगा कि अब, और फिर बताएगा कि डायरेक्शंस देगा, मार्गदर्शन करेगा उसका कि आपने इस समस्या को कैसे सुलझाना है। तो वरिष्ठ प्रबंधक ये समझता है कि उसने वांछित निपुणता प्राप्त कर ली है, तो उसे संपूर्ण समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कह दिया जाता है। कोचिंग का मतलब वही, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग बोलते हैं हम उसको। कोचिंग का अर्थ क्या है भाई, एक अनुभवी व्यक्ति है, उससे आप सीख रहे हैं, ठीक है, पहले वो सिखाएगा आपको, फिर आपको कोई प्रॉब्लम देगा कि अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, थोड़ी छोटी प्रॉब्लम देगा, उसके बाद उसको लगता है अभी से छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो अब वो बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कह सकता है, ये कोचिंग कहलाती है। थर्ड आ जाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, किसी भी तकनीकी संस्थाएं या व्यावसायिक संस्थाएं आपस में मिलकर जो एम्प्लॉइज हैं उनको ये ट्रेनिंग देती हैं। जैसे कि अब आप ये देखें कि कोई व्यक्ति जैसे एमबीए करता है कोई पर्सन, तो उनको क्या है, एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है उनकी, यानी जो उसने इसमें सीखा, थ्योरेटिकल नॉलेज जो ली है, अब वो कंपनीज में जाकर देखेगा कि भी एक्चुअल में किस प्रकार से काम होता है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज उसको दी जाती है। अब जो शैक्षणिक संस्थाएं यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन से स्कूल या कॉलेजेस, ये जो स्टूडेंट्स को थ्योरी का तो नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इनको कहाँ भेज देते हैं, जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, ये अपने स्टूडेंट्स को वहाँ विजिट करवाती हैं कि आप वहाँ देखो, 2 महीने 4 महीने के लिए उनको वहाँ जो है ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो काम किस प्रकार से हो रहा है, तो उन्हें नई नई नॉलेज जो है वो मिलती रहती है। तो इस प्रकार से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस इंस्टीट्यूशन होती है, दोनों मिलकर एक दूसरे की सहायता करती हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज मिल गई, और जो कमर्शियल है वहाँ पर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब नाम से भी समझ आ रहा होगा, पद बदली, यानी कि पद बदल दिया जाता है। जैसे किसी भी अधिकारी को पहले एक विभाग में, विभाग आपको पता है डिपार्टमेंट कितने सा, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो एम्प्लॉय जो ऑफिसर होता है पहले उसको एक उसमें अपॉइंट किया जाएगा एक डिपार्टमेंट में। जब उसको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है उस डिपार्टमेंट के बारे में, तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, फिर तीसरे में। तो इस प्रकार से जॉब को रोटेट करते रहते हैं, तो उसको जो है नॉलेज मिल जाती है। और किसी भी विपरीत परिस्थिति में, मान लीजिए किसी मैनेजर की डेथ हो जाती है इनकेस किसी भी रीजन से, तो वो पद खाली हो गया, अब जब तक नया मैनेजर नहीं आएगा तो काम रुक जाएगा, तो वो काम ना रुके उस पर्पस के लिए इस प्रकार से एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कार्य से परे प्रशिक्षण। ये सारी जो 4 मेथड हमने पढ़े, ये ऑन द जॉब, और ऑफ द जॉब में क्या आ गया, क्लासरूम लेक्चर। जैसे आपको क्लास में थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जाती है, थोड़ा सा एक बता दिया जाता है, तो जो एम्प्लॉइज हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको लेक्चर उनके लिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस ली जाती है, और किसी एक्सपर्ट पर्सन को बुलाकर वो एक्सपर्ट पर्सन उनको सारी जानकारी देता है। तो ये अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो रहा, एम्प्लॉय मशीनों के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो ये कौन सा मेथड हो गया, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब क्या है कि काम चल रहा है, उस चलते हुए काम पर ही उसको ट्रेंड कर देना। और ऑफ द जॉब का मतलब क्या हुआ कि काम नहीं चल रहा, उसको काम से अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। तो क्लासरूम लेक्चर हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया फिल्म्स।
फिल्म्स का मतलब क्या हुआ, जैसे एम्प्लॉइज को मतलब ये जैसे एक मशीन चलानी है कोई, तो उसके रिगार्डिंग एक वो उन्होंने पिक्चर अपनी बना रखी है, तो वो पिक्चर दिखाई जाती है उसको एम्प्लॉय को कि भी देखो आपने इसी तरीके से इसको चलाना है। तो वहाँ भी एक्चुअली काम नहीं हो रहा, लेकिन ट्रेनिंग दी जा रही है फिर भी, तो ऑफ द जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर और जो कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि क्लासरूम और लेक्चर कॉन्फ्रेंस जो मेथड था, उसमें ये फिल्म्स वाला काम भी उस बीच में ऐड किया जा सकता है। जब लेक्चर लिया जा रहा है तो साथ साथ ये फिल्म भी दिखाई जा सकती है एम्प्लॉइज को कि आप इस तरीके से मशीन का संचालन करेंगे, चलाएंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। थर्ड आ जाता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या है, जो सीनियर मैनेजर होता है वो जिसको ट्रेनिंग वो दे रहा है, ठीक है, और उनको वो एक मतलब कोई भी प्रॉब्लम दे देगा कि भी आप इसको सुलझाएं। अब सभी जितने भी ट्रेनिंग लेने वाले पर्सन हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस के, अपने अपने जितनी नॉलेज है उनको, उसके बेस पर वो समस्या का हल निकालेंगे और बैठकर फिर वो क्या है उसका मिलान करेंगे कि भाई मैंने इस समस्या को इस प्रकार से सॉल्व करा और मैंने इस प्रकार से, फिर सभी को एक जो समाधान प्राप्त हो जाएगा उस पर एक डिबेट होती है, फिर तर्क वितर्क होगा आपस में। और सभी जिसने जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्होंने वो अपना मतलब अपने पॉइंट्स बताएंगे कि हमने इसका समाधान अपने आप प्रूफ देंगे कि भी हमने जो समाधान निकाला है हमने ये सोचकर ऐसा किया। तो ये जो डिस्कशन होती है, सीनियर मैनेजर भी वहां पर होता है और सुनता है सबकी बातें, और वो अपने सारे तर्क वितर्क सुनने के बाद अपने अनुभव के आधार पर वो एक समाधान निकालेगा और सबको बताएगा कि भाई इस समस्या का ये समाधान होना चाहिए था। पहले तो उनको ट्रेनिंग जिनको दी जा रही है उनको कहा कि आप समस्या को सुलझाएं, वो अपने हिसाब से करेंगे, फिर सीनियर मैनेजर बताएगा कि भी इस समस्या को इस प्रकार से सुलझाया जा सकता है, लास्ट में वो अपना अनुभव शेयर करेगा। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर मॉडलिंग। ये कंप्यूटर पर आधारित, नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रेनिंग लेने वाला पर्सन अपने स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, कंप्यूटर का यूज करता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, जहां प्रशिक्षण अधिक जोखिमपूर्ण हो और महंगा हो, रिस्की हो, जहां पर जैसे टाइम बम को प्रभावहीन करने का प्रशिक्षण देना। टाइम बम को जब हमने वो करना है, डिफ्यूज करना है, तो अब उसको एक्चुअल में करके दिखाएंगे तो डिफ्यूज करने वाला बंदा उड़ ही जाएगा। तो उसको क्या है, कैसे सिखाया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से उसको सिखाया जाता है कि उस कैसे बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाए। तो जहां रिस्की काम होता है बहुत और कॉस्टली हो, वहां पर हम ऐसे कंप्यूटर मॉडलिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रकोष्ठ शाला प्रशिक्षण। इसमें अलग से एक वो बना दिया जाएगा प्रशिक्षण केंद्र। मतलब एक आप ये लगाओ कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अभी मशीनें आदि लगी हुई हैं, पुरानी मशीनों को उठाकर एक अलग से जगह पर रख दिया जाएगा और ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है कि जैसे ये फैक्ट्री में ही काम हो रहा हो। अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को डायरेक्ट ऑपरेशन करने के लिए नहीं दिया जाता कभी भी, उसको पहले ऑपरेशन करने की मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ऐसे ही कारखाने जैसा कारखाने में परिस्थितियां, वैसा ही एक अलग से वो तैयार कर दिया जाता है ढांचा, जहां पर एम्प्लॉयज को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो कारखाने जैसी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न कर दी जाती है कि आप एक्चुअल में काम कर रहे हो, करो कैसे करोगे। तो वहां पर वो ट्रेनिंग खूब ट्रेनिंग लेते हैं एम्प्लॉयज, और कोई गलतियां होती हैं उनमें अपना वो सुधार कर लेते हैं, और फिर जब वो वहां पर ट्रेंड हो जाते हैं तो उनको एक्चुअल कार्य पर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो इसमें पॉल एंड पाइजर्स ने इसकी जो है वो करा था, इसको इसके जन्मदाता इनको माना जाता है। इन्होंने क्या है, समस्या अध्ययन विधि से असंतुष्ट होकर इस बात पर विचार किया। तो इसने क्या किया, एक समस्या में एक बड़ी समस्या के सभी पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाता है, जो ये मेथड है नियोजित अनुदेश में। तो इसमें जबकि समस्या अध्ययन सॉरी केस स्टडी में तो हम पूरी समस्या पर एक साथ विचार करेंगे, लेकिन प्रोग्राम्ड में क्या किया जाता है, कोई संक्षिप्त घटना, छोटी सी घटना पर पहले विचार किया जाएगा, और इसमें जो है संक्षिप्त घटना को कक्षा में विचार के लिए रख दिया जाएगा, फिर आपस में डाउट वो डिबेट होगी, फिर सभी अपना जो है समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो प्रोग्राम्ड में क्या है, केस स्टडी में तो पूरा का पूरा वो ले लिया जाएगा पूरी समस्या, और इसमें समस्या का एक छोटा सा भाग लिया जाएगा, डिबेट यहाँ पर भी होगी, कंक्लूजन लास्ट में यहाँ पर भी निकलेगा। जो सीनियर मैनेजर है वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ भी शेयर करेगा, वो बताएगा कि क्या कैसे इसका समाधान होना चाहिए। तो ये सारे मेथड थे हमारे ऑफ द जॉब।
नेक्स्ट आ जाता है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का आपको बताया था, एम्प्लॉय है वो हर काम में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट ओवरऑल इफेक्टिवनेस में सुधार करने और भविष्य में अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए एक एम्प्लॉय को तैयार किया जाए। इसके लिए क्या जरूरी है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट। तो अन्य शब्दों में इसने बताया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का उद्देश्य है एक संस्था में ऐसे प्रबंधक तैयार करना है, ऐसे मैनेजर को प्रिपेयर करना है जो बढ़िया काम करे, लेकिन भविष्य में वो ऊंचे पद पर जब जाता है तो अधिक उत्तरदायित्व को सहन कर सके, क्योंकि उसको अब करंट उस पर डेजिग्नेशन पर जिस पर वो काम कर रहा है वहां तो वो काम अच्छा करेगा ही, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उसको हर काम की। और डेवलपमेंट से क्या होगा, हर काम की नॉलेज है उसको, तो किसी भी पद पे हम लगा देंगे तो अपने काम को बहुत बढ़िया ही करेगा। ठीक है, तो एचआरडी में वर्तमान पर कम और भविष्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस इसको कहा जाता है। मैनेजर के अंदर रीजनिंग एबिलिटी इसमें पैदा की जाती है ताकि वे कारण और परिणाम में संबंध को सहजता से समझ सके और डिसीजन बढ़िया ले सके फ्यूचर के लिए। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। पहला, किससे संबंध है इसका, प्रबंधकों से। एम्प्लॉयज लोअर लेवल के एम्प्लॉय से नहीं है, किससे है, मैनेजर से। और फ्यूचर ओरिएंटेड है तो इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षण पर अधिक ध्यान देना। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की बजाय इसमें एजुकेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। छुपी प्रतिभा को विकसित करके उपयोग में लाना। जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे मैनेजर के अंदर तो हिडन कुछ क्वालिटीज होती हैं वो हम उनका जो उपयोग है वो भविष्य के लिए कर सकते हैं। मैनेजर को तैयार करना ताकि भविष्य में कोई चुनौती आ जाती है, कोई समस्या आती है तो उसके लिए वो बढ़िया काम करे, तो उसको समस्या को सुलझा सके आसानी से। कार्य से परे प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ऑफ द जॉब जो भी हम पढ़ के आए हैं। और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ की ताकि मैनेजर की बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट हो। नीड फॉर एम्प्लॉयड किस लिए ज़रूरत है हमें एम्प्लॉय डेवलपमेंट की, पहला, उसको ज़्यादा जिम्मेवार बनाने के लिए, उस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बियर कर सके, उसके लिए उसको तैयार करना मैनेजर को। और उसकी प्रमोशन का रास्ता तैयार कर देना, क्योंकि अब जो मैनेजर जिस पद पर काम कर रहा है तो भविष्य में उसके पदोन्नति यानी प्रमोशन के चांसेस होते हैं। तो अगर वो उसकी डेवलपमेंट होगी, वो उस काम को करने के लिए पहले ही रेडी है तो वो उसकी प्रमोशन के का रास्ता तैयार हो जाता है इससे। और जो मैनेजर है रीजन कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड रिजल्ट में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की उसके अंदर क्वालिटी जो है वो आ जाती है। प्रबंधकों में अब जब डेवलपमेंट होगी उसकी तो उसके डिसीजन कैसे होंगे, इफेक्टिव, प्रभावी होंगे, तो उनमें वो शक्ति आ जाती है मैनेजर्स में कि वो निर्णय बढ़िया तरीके से ले पाए। संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, प्रबंधकों के बाजार मूल्य में वृद्धि करना, तो ये आपका इसमें आ गया। इसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस हमें दिया हुआ है।